हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न सॉल्व करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आंसर इन वन सेंटेंस, मतलब आपको एक सेंटेंस में एक लाइन में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट, ये वो अकाउंट है विच गिव्स द ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रेडिंग मतलब स्ट्रेट अवे वी कैन से बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में ये है ना ओवरऑल प्रीव्यू देता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है डायरेक्ट इनकम्स है वो हमको एंटर करने होते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है आपके हिसाब से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा होता है? तो दिस अकाउंट इज मेन अकाउंट, ये मेन अकाउंट है ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मेन अकाउंट है जहां पर है ना हम फाइनल वर्किंग जो है बिजनेस की रिजल्ट्स है, फाइनल वर्किंग रिजल्ट्स है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो दिस अकाउंट इज मेन अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स विच गिव्स द फाइनल वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसमें हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड जो इनडायरेक्ट इनकम है बिजनेस से रिलेटेड उन्हें हम एंटर करते हैं और हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। नाउ व्हाई बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है? तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए, शो करने के लिए बैलेंस शीट है ना ये प्रिपेयर की जाती है। और बैलेंस शीट जो है वो है ना स्टेटमेंट होता है, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट। नाउ स्टेट द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझाइए बोला है हमें। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या है? तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दैट वैलिडेटेड एंड एक्सप्लेन वर्किंग रिजल्ट, जो वर्किंग रिजल्ट्स है फाइनेंशियल स्टेटस है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए बताती है। टाइम ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पर इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है बिजनेस का, वो है ना हमें फाइनल यहाँ पर बैलेंस फाइनल अकाउंट्स में पता चलता है। फाइनल अकाउंट्स में जैसे कि हम 3 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पर इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है ताकि हमको है ना बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम पता कर सके। तो फाइनल अकाउंट क्या है? तो फाइनल अकाउंट जो है वो बताता है, ये वैलिडेट करता है स्टेटमेंट्स को एंड एक्सप्लेन करता है कि वर्किंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस क्या है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डेट, स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डेट पे। बेसिकली ये है ना फाइनेंशियल ईयर का जो एंड डेट है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो बिगिन होता है 1 अप्रैल से एंड एंड होता है 31 मार्च को। तो एवरी ईयर 31 मार्च को किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है ना। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ग्रेटर, जब है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड मोर होता है, ग्रेटर होता है देन डेबिट साइड। डेबिट साइड से मतलब डेबिट साइड का टोटल कम होता है एंड क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होना मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट होना, मतलब इनकम ज्यादा है, क्योंकि हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल पढ़े हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम एंड गेन होते हैं। तो वो इनकम एंड गेन जब हमको इनकम एंड गेन मोर है तो मतलब एक्सपेंडिचर्स कम है, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में। प्रॉफिट इज अ बिजनेस मेकिंग प्रॉफिट हुआ, तो उसे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिफरेंस आता है क्रेडिट एंड डेबिट के बीच में, क्रेडिट का एक्सेस ज्यादा होता है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, तो मतलब नेट प्रॉफिट होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड इट इज मेंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें कि सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स को हम
ट्रांसफर करते हैं। नाउ स्टेट द मीनिंग ऑफ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो द इनकम विच हैव बीन अर्नड, जो इनकम हमने अर्न कर ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, बट नॉट रिसीव्ड मतलब हाथ में नहीं आई है। भाई अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक हाथ में आया नहीं है वो पैसा ड्यूरिंग द ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर एक्रूड इनकम कहते हैं। दैट इनकम इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम। नाउ स्टेट द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा होता है कि जो खर्चा बकाया है, हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया, अनपेड खर्चा है जो पे तो करना पड़ेगा। सो द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड, हमने वो खर्चा मतलब एक तरीके से हमने वो एक्सपेंसेस कर दिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, हमने उसका पेमेंट नहीं किया, बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर उसका पेमेंट नहीं किया, आर अनपेड, उसको हम अनपेड या एक्सपेंसेस नहीं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अनपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, घर के दरवाजे के बाहर, बिजनेस के दरवाजे के बाहर ये लेने वाला खड़ा है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में स्टडी किया कि डेप्रिसिएशन का मतलब है ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज जो होता है, रिडक्शन होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो आपको ध्यान में रखना कि फिक्स्ड एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इन द वैल्यू ऑफ, आपको यहाँ पर है ना फिक्स्ड एसेट्स भी लिख लेना है तो बेटर रहेगा, नहीं तो आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कभी भी आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स पे ही जो है कि डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट हम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? तो द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं। प्रीपेड मतलब प्री पेड एंड प्री पोस्ट, आपने है ना मोबाइल चार्जिंग में भी सुना होगा प्रीपेड, प्रीपेड एंड पोस्ट पेड, प्रीपेड एंड पोस्ट पेड। तो प्रीपेड मतलब एडवांस पे दे देना है, पोस्ट पेड मतलब हम वो खर्चा करने के बाद में उसका पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर है ना प्रीपेड है, तो प्रीपेड का मतलब एडवांस पे पेमेंट कर दिया करंट ईयर में, ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ऑफ द करंट ईयर ड्यूरिंग इज नोन एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ आपको ये सब ना एकदम जैसे वन लाइन आंसर्स में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको समझ कर लिखो तो आप आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया है कि गिव अ वर्ड, आपको एक वर्ड देना है, टर्म देना है या फ्रेज देना है जो कि हमें स्टेटमेंट के जगह पे सब्सटीट्यूट कर सके। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि एक्सपेंसेस पेड बिफोर इट इज ड्यू, ड्यू होने से पहले, मतलब उसको खर्च करने से पहले, हम उसको उस सर्विस को यूटिलाइज करने से पहले जो एक्सपेंसेस हम पे करते हैं उसको कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं? तो दैट एक्सपेंसेस विल बी कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो उस एक्सपेंसेस को हम है ना प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। देन सेकेंड यहाँ पर दिया कि इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम ड्यू हुई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं है, तो उस इनकम को कौन सी इनकम बोलते हैं? तो दैट इनकम इज कॉल्ड एज इनकम रिसीवेबल, एक्रूड इनकम रिसीवेबल, या फिर उसको एक्रूड इनकम हम बोलते हैं। देन थर्ड, कैरेज पेड ऑन सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करने पे जो कैरेज पे किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो सेल के लिए जो पे किया जाता है उसे कैरेज आउटवर्ड किया बोला जाता है, एंड उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। कैरेज आउटवर्ड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। एक कैरेज इनवर्ड होता है तो उसको हम है ना जो कैरेज इनवर्ड होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, वो परचेस ऑफ गुड्स के ऊपर होता है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसे क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंस शीट, उसको बैलेंस शीट बोला जाता है। देन अकाउंट प्रिपेयर्ड टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को पता करने के लिए जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो उस अकाउंट को हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? तो दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि द प्रोविजन मेड टू कॉम्पेंसेट, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, गुड्स की जो वैल्यू है अनसोल्ड जो गुड्स रह जाते हैं तो एंड ऑफ द ईयर तो उसको कौन सा स्टॉक बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। देन प्रोविजन मेड टू कंपनसेट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लाइकली गुड्स, मतलब कुछ डेब्ट्स है जो डेब्ट्स हो सकते हैं फ्यूचर में हमको, तो उसके लिए जो कंपनसेट करने के लिए हम उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो प्रोविजंस करते हैं तो उसको क्या
बोलते हैं हम, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसके लिए आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देन यहाँ पर द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं टू नो द प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स, उसको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम फाइनल अकाउंट्स ही पूरा स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे। देन एन अकाउंट स्पेंट ऑन प्रमोटिंग सेल ऑफ गुड्स को सेल करने के लिए हम जो करते हैं प्रमोट करने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑफ गुड्स बोला जाता है एंड उसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। देन 10th वन, एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो द ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे एडजस्टमेंट्स बोला जाता है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट, आपको है ना एप्रोप्रिएट जो है और एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना है बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस, और सेंटेंस को आपको फिर से रीराइट करना है, फिर से लिखना है। तो डैश इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, जब एसेट्स ज्यादा होती है लायबिलिटीज हमें क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर से जो करेक्ट ऑप्शन है, गुडविल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ड्रॉइंग्स नहीं होगा, कैपिटल इज द करेक्ट ऑप्शन। देन डिस्काउंट अर्न इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ डैश अकाउंट, तो डिस्काउंट जो अर्न किया जाता है उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। Then dash is a statement which shows the financial position of a business on a specific date। तो बैलेंस शीट है ना, यहाँ पर से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, ये जो बैलेंस शीट है ये स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ business on a specific date। Then outstanding expenses are shown on dash side of the balance sheet। तो outstanding expenses are shown on the liability side, आपको लिखना है कि liability side of the balance sheet। देन 5th आपका जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। तो इंटरेस्ट जो भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होता है उसको हम है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकम होता है। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन यहाँ से होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ये लिखना है हमें। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब, ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है उसका मतलब क्या होता है। तो डेबिट बैलेंस होना मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा, क्रेडिट साइड का टोटल कम, मतलब आपके जो इनकम है वो कम है, तो ग्रॉस लॉस होता है। तो हमें है ना ग्रॉस लॉस है ना यहाँ पे लिखना है कि डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स ग्रॉस लॉस। देन 7th यहाँ पर कैरेज इनवर्ड इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। तो कैरेज इनवर्ड इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कैरेज आउटवर्ड होता है वो सेल ऑफ गुड्स के ऊपर होता है, एंड जो कैरेज इनवर्ड होता है वो है ना परचेस ऑफ गुड्स के ऊपर होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। नाउ यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर टू डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट्स, जो एक्सेस ऑफ क्रेडिट है, क्रेडिट ओवर डेबिट, डेबिट से ज्यादा जब क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के टोटल से ज्यादा क्रेडिट का टोटल होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या प्रेजेंट करता है, तो वो नेट प्रॉफिट शो करता है बिजनेस का। देन क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर कॉस्ट प्राइस कम दिया आपको, मतलब कॉस्ट प्राइस मान लो 10,000 है और मार्केट प्राइस 12,000 है, तो आपका जो है ना आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेनी होगी वो 10,000 लेनी होगी। और मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 12,000 है एंड मार्केट प्राइस 10,000 है, तो भी आपको है ना वैल्यू 10,000 ही लेना है, मतलब विच एवर इज लेस, जो अमाउंट आपको कम दिखाई दिया आप है ना उसको है ना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर लोगे। तो यहाँ पर लेस लिखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। देन 10th यहाँ पर when specific date is not given, in that case interest on drawing is charged for dash month। तो जब specific date नहीं दी होती है तो जो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होता है वो कितने महीनों के लिए चार्ज होता है, तो वो 6 मंथ के लिए चार्ज होता है बाय द अकाउंटिंग लॉ। 6 मंथ के लिए जब साइलेंट होता है, कुछ नहीं बोला है, तो हमको 6 मंथ के लिए चार्ज कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
जो ट्रू एंड फॉल्स और विथ रीजन है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको है ना रीजन भी देना है, कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, आपको है ना ट्रू एंड फॉल्स बताना है, वो भी विथ रीजन आपको बताना है, इसका कारण भी बताना है कि भाई सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इन एवरी एडजस्टमेंट एटलीस्ट देयर आर 3 इफेक्ट्स, 3 इफेक्ट होते हैं, हर एक एडजस्टमेंट कम से कम कितने इफेक्ट्स होते हैं, 3 इफेक्ट्स होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 कम से कम, हम एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 होने जरूरी है। तो अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स हम लिखेंगे एंड उसका आंसर हम लिखेंगे कि एवरी एडजस्टमेंट हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स, क्योंकि कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं हर एक एडजस्टमेंट के। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एवरी आइटम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस हैज ओनली 1 इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस की आइटम का 1 इफेक्ट ही होता है हर एक। हाँ, अगर हिडन एडजस्टमेंट है तो उसको हम छोड़ दिए जाए तो बाकी जो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स होते हैं उनका 1 इफेक्ट ही होता है। तो अबव स्टेटमेंट ट्रू हुआ। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो इज अ लेजर बैलेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज के जो लेजर अकाउंट को हम क्लोज करते हैं तो उसके बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमने ना चैप्टर नंबर 4 लेजर अकाउंट में हमने किया है। तो हेंस एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज ओनली 1 इफेक्ट, ओनली 1 इफेक्ट, खाली सिंगल इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का। नाउ इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इन इज अ लायबिलिटी, इनकम जो ड्यू है मतलब रिसीव होना बाकी है बट नॉट रिसीव, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है तो वो लायबिलिटी नहीं होता है, वो एसेट होता है। तो आपको यहाँ लिखना है कि अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज एन, वो क्या है, इज एन एसेट है, वो लायबिलिटी नहीं है। नाउ यहाँ पर बोला है फोर्थ क्वेश्चन गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में भी गलत दिया हुआ है, वहां पर ना इसको फॉल्स लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए आप सेंटेंस को समझिए कि गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। हाँ, तो सही बात है कि गुडविल क्या है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये सही बात है। तो आपको इसको लिखना है कि अबव स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इसके रीजन में आप लिखोगे कि गुडविल इज एन टेंजिबल, इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देता है एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये बात सही है ना। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ नेट प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो नेट प्रॉफिट शो करता है। तो ये है ना अबव स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या है, वो नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब उसके जो क्रेडिट साइड में, विच मीन्स क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स द इनकम एंड गेन्स, रिप्रेजेंटेड वो रिप्रेजेंट करता है इनकम्स एंड गेन्स को, वेयर एज डेबिट साइड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस को। तो ये है ना आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना मतलब नेट प्रॉफिट होना, इसका मतलब इनकम साइड इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको है ना फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमें रिसीव कहाँ होता है, तो ये हमको ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर मिलता है, जो कि है ना क्रेडिट साइड मोर होता है जब ट्रेडिंग अकाउंट का, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। फिर हम उसको क्रॉस में लेकर जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट कर लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता है। नाउ डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है जिसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम है ना हम ट्रांसफर करते हैं बिजनेस के। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस होना मतलब एक्सपेंसेस मोर होना, एक्सपेंसेस ज्यादा होना, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, तो ऑब्वियसली वो ग्रॉस लॉस इंडिकेट करेगा, बताएगा। देन थर्ड वन इनकम रिसीवेबल अपीयर्स ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट, जो इनकम रिसीव होना बाकी है मतलब एक्रूड इनकम जो है वो कहाँ पे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो एसेट साइड में दिखाते हैं। देन फोर्थ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज डेबिटेड टू डैश, तो इंटरेस्ट जो भी बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक करके, क्योंकि सारे इनकम एंड सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमको डेबिट साइड दिखाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट डैश रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। नाउ ऑल इनडायरेक्ट
एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर नॉन ऑपरेटिंग ऑल इनडायरेक्ट एंड जितने भी इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे होना चाहिए था। इनडायरेक्ट एंड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो ट्रांसफर करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको ट्रांसफर करना होता है। जितने भी यहाँ पर इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ट्रांसफर करते हैं। देन 7 इंटरेस्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, प्रोप्राइटर के ड्राइंग्स पे, ड्राइंग मतलब पर्सनल विड्रॉल पे जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है, तो इस क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो बिजनेस के लिए इनकम होती है। जो विड्रॉवल किया, पर्सनल विड्रॉवल किया है प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने, तो वो बिजनेस के लिए में इनकम हो गई, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट करते हैं हम। देन ऑल द एक्सेस ऑफ डेबिट, जितना भी एक्सेस है डेबिट का ओवर क्रेडिट, क्रेडिट से ज्यादा अगर डेबिट होता है, डेबिट का बैलेंस होता है, डेबिट साइड ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड कम होता है टोटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो नेट लॉस रिप्रेजेंट करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल रिप्रेजेंट नेट लॉस। देन 9th क्वेश्चन, ऑल द इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, सारे के सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देन 10th क्वेश्चन यहाँ पर बैलेंस शीट इज डैश ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो जो बैलेंस शीट होता है वो स्टेटमेंट होता है, वो अकाउंट नहीं होता है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 पर कि फाइंड द ऑड वन, आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर रेंट है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ये आपके जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए, तो इसको हमको है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता है। जबकि यहाँ पर ये जो प्लांट एंड मशीनरी दिया है ये एसेट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये एसेट है, तो इसको हमको है ना ऑड वन आउट में लिखना है। तो इस तरीके से हम ऑड आंसर लिख देंगे। देन परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, फैक्ट्री रेंट, तो यहाँ पर ये जो परचेसेस है, क्लोजिंग स्टॉक एंड फैक्ट्री रेंट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ये डायरेक्ट फैक्ट्री रेंट वगैरह ये है ना सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स है। यहाँ पर ये जो डेटर्स दिया हुआ है ये हमारा एसेट्स के अंडर में आता है, तो डेटर्स को हमको ऑड वन आउट में लिखना है। देन कैपिटल कॉमा बिल्स पेबल, देन डेटर्स एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेबल एंड कैपिटल ये सारे के सारे लायबिलिटीज के अंडर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटीज के अंडर में आता है, और ये जो डेटर्स है वो एसेट्स के अंडर में आता है, इसलिए डेटर्स यहाँ पर ऑड वन आउट हुआ। देन 4th यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, तो यहाँ पर जो फैक्ट्री रेंट है वो ऑड वन आउट होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स है। देन और जो फैक्ट्री रेंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में आता है। देन कैश इन हैंड, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग इनकम, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये जो कैश इन हैंड है, डेटर्स है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम एक्रूड, तो ये जो बकाया इनकम है वो सब एसेट्स में आता है। कैश इन हैंड, डेटर्स एंड आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स के अंडर में आता है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो आरडीडी, जिसे हम इन शॉर्ट आरडीडी भी बोलते हैं, वो ऑड वन आउट हुआ, जो कि हमें ना प्रॉफिट एंड डेटर्स में से माइनस करते हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जस्ट अग्री और डिसअग्री लिखना है कि आप जो नीचे स्टेटमेंट दिए उससे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सही बात है कि आरडीडी जो है वो हम क्रिएट करते हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं। देन बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एज वेल एज एन अकाउंट, तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट एंड अकाउंट दोनों नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे डिसअग्री हो गया, दोनों नहीं है, बोथ नहीं है ये। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये डिसअग्री करते हैं हम ये स्टेटमेंट को, क्योंकि है ना ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम जो होता है वो हमको ट्रांसफर करना होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम डिसअग्री करते हैं। देन 4th क्वेश्चन यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज एन इंटरनल लायबिलिटी, ये इंटरनल लायबिलिटी कैसे होगी, इंटरनल लायबिलिटी नहीं हुई, हम है ना बाहर वाले से, आउटसाइडर से हमको मिलता है, बैंक से मिलता है हमको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी, तो ये डिसअग्री करेंगे स्टेटमेंट को हम। देन 5th वन, कैपिटल इज एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट्स, तो कैपिटल एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ज्यादा नहीं होता, जब एसेट्स ज्यादा होता है, कैपिटल इज इनफैक्ट इट इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, जब लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स होता है तो जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल होता है, तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को डिसअग्री करते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोला कि करेक्ट एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स है ना री राइट कर लिखना है। तो सबसे पहला बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वो क्या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है क्या? तो नहीं, ये गलत है। वो ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में हमको ग्रॉस प्रॉफिट एंड या फिर ग्रॉस लॉस हमको रिसीव होता है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमको लिखना है। देन ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हम करेक्ट कर लिखेंगे। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्ट की जगह आप इनडायरेक्ट भी लिख सकते थे। और अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट से, तो भी आपका करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। Then when the credit side of profit and loss account is greater, credit side जब ज्यादा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड से, तो इट इज कॉल्ड एज नेट लॉस। उसको नेट लॉस नहीं बोलते हैं हम, उसको हम है ना नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि when the credit side of profit and loss account is greater than the debit side, it is called as net profit। तो उसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है, ना कि नेट लॉस। नाउ फोर्थ यहाँ पर है ना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब है ना नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, तो हमको है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से लिखना होता है हमको ट्रांसफर की एंट्री को, कि प्रॉफिट, करेक्ट एंट्री आपकी होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देन फिफ्थ यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स दिया है। तो ये गलत जर्नल एंट्री हुई। जब इसको ट्रांसफर किया जाता है तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कर ट्रांसफर करते हैं हम। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरीके से हमें लिखना होता है। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कैलकुलेट द फॉलोइंग दिए हुए हैं, उनको हम है ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को वो कैलकुलेशन के सारे पार्ट अपलोड करूंगी एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी जस्ट है ना आफ्टर 22 डेज है ना बोर्ड की एग्जाम्स आने वाली है और समय ज़्यादा बचा नहीं है। हम लोगों की सुपरविजन की ड्यूटी से लेकर पेपर करेक्शन वगैरह का काम चालू हो जाएगा। तो उसके पहले मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी ये जो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।